प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोगाणु रोधी प्रतिरोध दुनिया में सबसे अधिक है। ये इन्वर्टेड कामा इस कथन के आलोक में रोगाणु रोध प्रतिरोध बढ़ने के कारणों कारणों एवं इससे उत्पन्न चिंताओं का उल्लेख करते हुए इसके संभावित समाधान प्रस्तुत करें। ये देखो आप, प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा हाल ही में जारी हुआ है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोगाणु रोधी प्रतिरोध दुनिया में सबसे अधिक है। इस कथन के आलोक में रोगाणु रोध प्रतिरोध बढ़ने के कारणों एवं इससे उत्पन्न चिंताओं का उल्लेख करते हुए इसके संभावित समाधान प्रस्तुत। ये पिछले एक हफ्ते से ये ज्यादा चर्चा में टॉपिक और यहां से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। ये विशेषकर ये जो टॉपिक है जीएस के सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर से संबंधित। अब हमारा जो आंसर चलेगा, हम आंसर में क्या करेंगे, चूंकि रोगाणु रोधी प्रतिरोध है ना, आपका प्रश्न ये है रोगाणु रोधी प्रतिरोध, तो सबसे पहले इस वर्ड्स की मीनिंग क्या है, हम कहते किसे ये बताएंगे, इसका मतलब क्या हम ये बताएंगे। उसके बाद प्रश्न का अगला टॉपिक है ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है। उसके बाद यदि जो भी हो इससे चिंताएं क्या हैं और क्या समाधान होना चाहिए। प्रश्न आपका यह है, आप सोचो, आप ये जो स्टेटमेंट है ये इन्वर्टेड कामा में क्या ये स्टेटमेंट है, ये सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल। और जब आंसर लिखेंगे, आंसर जब लिखेंगे तो वास्तव में क्या करेंगे, हम कोड करते चले जाएंगे, हम उसका उल्लेख करते चले जाएंगे इस प्रश्न का आंसर लिखते समय। सामान्य भाषा में कहा जा, ये जो प्रश्न पूछ ये रहा है रोगाणु रोध प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या है, क्या चिंताएं हैं और संभावित समाधान क्या होना चाहिए, प्रश्न यही है। तो हम सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अब बताएंगे रोगाणु रोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें। रोगाणु रोध प्रतिरोध एक रोगाणु रोधी एजेंट के प्रति सूक्ष्म जीवों का प्रतिरोध, एक तरह से कहा जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, रोगाणु रोधी प्रतिरोध एक दृष्टि से एजेंट के प्रति सूक्ष्म जीव क्या, वायरस और बैक्टीरिया की बात करें। सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास है। अब सोचो, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या किया, 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक में मान्यता दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO ने इसे 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में मान्यता दी है। यह हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन देखो जरा, रोगाणु रोधी प्रतिरोध एक दृष्टि से
रोगाणु रोधी एजेंट के प्रति सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधक क्षमता का विकास है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में मान्यता दिया है। यह हमारा इंट्रोडक्शन है। इसी प्रश्न को हम और कैसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, हमेशा ध्यान दें इस बात को कि G20 के सम्मेलन में जहां एक तरफ सामाजिक न्याय, न्यायपूर्ण समाज, सामाजिक सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रोगाणु रोधी प्रतिरोधी क्षमता का निरंतर विकास एक दृष्टि से मानव स्वास्थ्य के समय एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। हमारे इंट्रोडक्शन इस तरह भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध का निरंतर विकास वैश्विक स्तर पर भविष्य में एक महामारी का संकेत दे रहा है और मानव स्वास्थ्य के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में प्रस्तुत होगा। ये बातें हमारे इंट्रोडक्शन में चलेगी। इसी प्रश्न का इंट्रोडक्शन हम कई तरीके से लिख सकते हैं। अब हम आएंगे सेकेंड पैरे में, सीधे बात करेंगे सेकेंड इस रोगाणु रोधी प्रतिरोधक क्षमता के विकास के अनेक कारण हैं। जैसे हम जब कारणों की बात करेंगे तो पहली चीज देखा जाए रोगाणु रोधी दवाओं का दुरुपयोग। रोधी दवाओं का जैसे गैर संक्रमण रोगों में भी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। एक मिनट, गैर जीवाणु संक्रमण में भी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग, यह दुरुपयोग रीजन है। ये दूसरी चीज बात करें अपर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं, अर्थात भारत में है क्या बैक्टीरियल कल्चर परीक्षण और उचित एंटीबायोटिक दवाओं का सुझाव देने में डॉक्टरों का अभाव, अपर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं, अपर्याप्त प्रयोगशाला अर्थात एंटीबायोटिक भारत में बैक्टीरियल कल्चर परीक्षण, भारत में बैक्टीरियल कल्चर परीक्षण की बात करें, उचित एंटीबायोटिक दवाओं का सुझाव देने के संदर्भ में एंटीबायोटिक दवा है, बायोटिक देने के संबंध में डॉक्टरों के नेटवर्क का अभाव, तीसरी चीज हम बात करें, एक चीज सोचो आप, तीसरी बात
एंटीबायोटिक चेन की बात करें हम लोग, वृद्धि और डी एस्केलेशन में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की कमी। नंबर 3 की बात करें, एंटीबायोटिक चेन के संदर्भ में स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशिक्षण की कमी है। चौथी चीज हम बात करें, कृषि उत्सम्मत क्षेत्रों में रोगाणु निरोधक का अनुचित उपयोग। नंबर 4, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में पोल्ट्री कुछ एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। विकास प्रचारक एजेंट के रूप में कोलिस्टीन का उपयोग। विकास प्रचारक एजेंट के रूप में कोलिस्टीन का उपयोग। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। और अक्सर लोग पशुपालन में क्या कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं ताकि तेजी से उनका विकास हो। लेकिन उन जीवों के अंदर जो बैक्टीरिया है वो करते क्या है, उन दवाओं के प्रति अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। अगला देखो, अपर्याप्त निगरानी। जैसे काउंटर पर एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री रोकने के लिए अप्रभावी निगरानी। नंबर 5, अपर्याप्त निगरानी। जैसे काउंटर पर एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक बिक्री को प्रभावी निगरानी न हो पाना। अब इसे देखो आप, अपर्याप्त निगरानी जैसे काउंटर पर एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक बिक्री का प्रभावी निगरानी न हो पाना। अगली चीज देखा जाए, जितनी भी फार्मा उद्योग है ना, फार्मा उद्योग में डॉक्टरों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को प्रोत्साहन। फार्मा उद्योग डॉक्टरों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के बिक्री को प्रोत्साहन। ये डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री को ज्यादा प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं में लाभ का मार्जिन ज्यादा होता है। ये एक सब। अगली चीज देखा जाए, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं जैसे खुले में शौच और खराब सेप्टिक टैंक। नंबर 7, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं जैसे
खुले में शौच एवं खराब सेप्टिक टैंक। रीजन यह है, कहने से बैक्टीरिया वायरस से जब स्वच्छता का अभाव होता है तो वहां बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक दवाओं के विरुद्ध अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लेती है। अंत में देखा जाए, पहली चीज, कोई नया रोगाणुरोधी दवाओं का विकास ना हो, नए एंटीबायोटिक दवाओं का विकास न होना। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं के विकास से जो फार्मा कंपनियां बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक निर्माण से बड़ी कंपनियों का बाहर हो जाना, और जब बड़ी कंपनियां बाहर हो जाएंगी तो वो रुचि नहीं लेगी। इस प्रकार देखा जाए, AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात करें, रोगाणु रोधी प्रतिरोधक क्षमता का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। यह विकास क्यों हो रहा है, आप इससे देखो। पहला रीजन क्या है? रोगाणु रोधी दवाओं का दुरुपयोग, जैसे गैर जीवाणु संक्रमण में भी एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग। नंबर 2, अपर्याप्त प्रयोगशाला सुविधाएं, अर्थात भारत में बैक्टीरियल कल्चर परीक्षण एवं उचित एंटीबायोटिक दवाओं के सुझाव देने के संबंध में डॉक्टरों के नेटवर्क का अभाव। तीसरी चीज, एंटीबायोटिक चयन के संदर्भ में स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण की कमी। चौथी बात, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में विकास प्रचारक एजेंट के रूप में कोलिस्टीन का उपयोग। पांचवी चीज, अपर्याप्त निगरानी, जैसे काउंटर पर एंटीबायोटिक दवाओं के अनावश्यक बिक्री का प्रभावी निगरानी न हो पाना। और छठी चीज, फार्मा उद्योग और डॉक्टर स्वयं चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग बढ़े। आप सोचो, आप ये सारी बातें करने के बाद अब थर्ड पेरे में आइए। वस्तुतः इन रोगाणुरोधी प्रतिरोधक क्षमता के विकास से क्षमता के विकास से अनेक चुनौतियां उत्पन्न। क्या क्या चुनौती है? विश्व एवं भारत के समक्ष अनेक चुनौतियां उत्पन्न। हम जब चुनौतियों की बात करेंगे तो चैलेंजेस क्या है? पहली बात, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए खतरा। नंबर 1, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए खतरा। क्यों खतरा? क्योंकि संक्रमण को रोकना कठिन। पहली बात। हम दूसरी चीज बात करें, मानव जीवन के बड़े पैमाने पर हानि।
नंबर 2, मानव जीवन को बड़े पैमाने पर हानि, जैसे AMR, एंटी माइक्रोबियल हम रेजिस्टेंस की बात करें, 1 वर्ष में 7 लाख मौतों का कारण है। जैसे रोगाणु रोधी प्रतिरोधक 1 वर्ष में 7 लाख मौत का कारण। जैसे ई कोली की बात करें, जैसे पुनः रोगाणु रोधी क्षमता के विकास से इसका प्रसार आसान हो गया। अब इसको रोकना बहुत कठिन हो गया है, हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज बात करें हम लोग ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अनुसार, नंबर 3 की बात करें, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, अनुसार AMR से 2050 तक रोगाणु रोधी प्रतिरोध के कारण 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था पर वो $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन डॉलर का चोट, मतलब विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और विश्व में किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगली बात, अगली महामारी की प्रबल संभावना, जैसे अगली बात, अगली की प्रबल संभावना, जैसे सी और इस सुपरबग उत्पन्न चिंता है, और इस सुपरबग से उत्पन्न चिंताएं क्या हैं। ये चिंताएं हैं, इसलिए कहा जाता है कि AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, विश्व के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। और चुनौती क्या होगी? देखो, पहली चुनौती तो यह है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए खतरा, क्योंकि संक्रमण को रोकना कठिन हो जाएगा। और दूसरी चीज, मानव जीवन को बड़े पैमाने पर हानि पहुंच सकती है, 7 लाख मौतों का कारण। तीसरी चीज, ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अनुसार रोगाणु रोधी प्रतिरोध के कारण 2050 तक विश्व अर्थव्यवस्था पर चोट $1 ट्रिलियन का। और अगली चीज, विश्व के सामने एक नए महामारी का आगमन, सी और इस सुपरबग के कारण।
अब देखो ये करने के बाद अब हम आएंगे सीधे फोर्थ पैराग्राफ। इसलिए रोगाणुरोधी प्रतिरोधक क्षमता के विकास को रोकना आवश्यक है। इसलिए रोगाणुरोधी प्रतिरोधक क्षमता के विकास को रोकना आवश्यक है। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए डैश देखें, नंबर 1 स्वच्छता के सुधार पर बल दिया जाए। स्वच्छता के सुधार पर बल दो। दूसरी बात, ईएमआर पर नई घोषणा का कार्यान्वयन, मतलब रोगाणु रोधी प्रतिरोध की चेन्नई घोषणा पत्र का क्रियान्वयन किया जाए। अर्थात एंटीबायोटिक दवाओं के ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक। एंटीबायोटिक दवाओं के ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक। इसका मतलब क्या चीज है? आपने अक्सर देखा होगा एक व्यक्ति क्या करता है, बिना डॉक्टर से परामर्श लिए एंटीबायोटिक दवा का उपयोग कर लेता है। उसे तात्कालिक राहत तो मिल जाती है, हाई डोज की दवा लेता है, पर जो दवा की खुराक है ना, हर स्थिति में एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग, हल्का सा जुकाम एंटीबायोटिक दवा, पेन शरीर में दर्द एंटीबायोटिक दवा। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, और समानता जो मेडिकल स्टोर वो हर स्थिति में एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं। तो चेन्नई घोषणा पत्र में क्या कहा गया था? एंटीबायोटिक दवाओं के ओवर द काउंटर बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। तीसरी चीज, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में निवेश। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी हम ढांचे में निवेश की बात करें, जैसे जिन राज्यों में निवेश ज्यादा, वहां एएमआर कम। एएमआर क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये एग्जाम्पल है। अगली चीज, शासन और निगरानी ढांचे में सुधार। ये नंबर 3 देखो। नंबर 4 की बात करें, शासन एवं निगरानी ढांचे में सुधार, अर्थात ईएमआर के खतरे से निपटने के लिए पर्यावरण प्रशासन योजना और न्यायिक ढांचे को बढ़ाना, यह करना चाहिए। अगली चीज देखा जाए, ईएमआर पर कोई भी कार्रवाई एक स्वस्थ दृष्टिकोण के द्वारा निर्देशित होनी। नंबर 5 की बात करें, एएमआर। एएमआर क्या होता है?
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, रोगाणु रोधी प्रतिरोधक। पर कहा जाए पर कोई भी कार्रवाई एक स्वस्थ दृष्टिकोण के अनुसार निर्देशित होनी चाहिए। एक स्वस्थ दृष्टिकोण के अनुसार निर्देशित होनी चाहिए। एक हेल्दी अप्रोच होना चाहिए। इसे कृषि में जैव कीटनाशक, इससे कृषि में जैव कीटनाशक एवं कवकनाशी का उपयोग कम होगा। मतलब कोई भी अप्रोच बनाओ। अगली चीज, एएमआर पर जागरूकता कार्यक्रम। एएमआर पर जागरूकता कार्यक्रम के साथ नए एंटीबायोटिक दवाओं के अनुसंधान पर बल। ताकि जिस तरह के वायरस डेवलप हो रहे हैं उसे रोका जा सके। ये सारी बातें करने के बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बात है, अतः इस खतरे से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्पष्ट आह्वान किया जाना चाहिए। आएंगे सीधे हम लोग निष्कर्ष में। और जब निष्कर्ष की बात करेंगे, अतः इस खतरे से निपटने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रयास की आवश्यकता। तभी स्वस्थ समाज एवं SDG के लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। यह आपका निष्कर्ष हो जाएगा और आंसर क्लोज। मतलब इस टॉपिक से प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, पर या तो केवल कारण पूछेगा, या तो केवल चुनौतियां पूछेगा, या तो संभावित कदम पूछेगा। कुछ पता नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और शायद मैं रोज यह कहता हूं कि मैं जो लोग इस बार मेंस लिखेंगे सितंबर अक्टूबर में, मैं लगभग 150 से लेकर 180 प्रश्न में डिस्कस करूंगा। क्या 150 से लेकर 180 तक मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और यकीन करो, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, IR और साइंस के, जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, IR और साइंस टेक की बात करें, यहां से जितनी भी तरह के करंट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे प्रश्न का आंसर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। 150 क्वेश्चन या 180 क्वेश्चन, हार्डली आपको 250 पेज का केवल नोट्स बनेगा।
और 250 पेज के नोट्स को आपने बेहतर रिवाइज कर लिया तो यकीन करो इस क्लास से कम 300 नंबर से लेकर 350 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 1000 नंबर में। है कितना? 250 पेज का। यदि 300 से लेकर 350 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज है, और कंटेंट इतना अच्छा। और ये प्रोग्राम उन गरीब बच्चों के लिए जो दिल्ली नहीं आ सकते, उन बच्चों के लिए ये पूरा प्रोग्राम हमारा कंटेंट करेंट आधारित है। इसे कंटिन्यूस इससे देखो, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप जितनी भी करंट की मैगजीन पढ़ते हो ना, मैं ये नहीं कहा था पढ़ना छोड़ दो, पर उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। मुझे क्या पढ़ना है, यूपीएससी क्या पूछेगा ये पता नहीं चलता। यहां जो काम हो रहा है, क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है, उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, जनसत्ता, जागरण, पीआईबी, जहां से जो भी टॉपिक महत्वपूर्ण है वहां से प्रश्न उठाया जाए। हर बात अतः इसे कंटिन्यूस आप लोग देखो। और एक बात, आप लाइक जरूर किया करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एक कहानी की तरह काम करे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।